Assalamu alaikum, 8th class. I am your history teacher. We start our unit number 2, reform movements in the subcontinent. And today our topic is Darul Uloom Deoband and Nadwatul Ulma Lucknow. We discuss these two topics. I hope you all are doing well. फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस दारुल उलूम देवबंद। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद किसने रखी थी और इसमें मुसलमानों को किस किस्म की तालीम दी जाती थी और मुसलमानों के मजहबी तालीमी और सकाफ़ती अफाजों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया गया था। फर्स्ट है हमारे पास दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में देवबंद सहारनपुर ज़िला हिंदुस्तान में रखी गई थी। ये मदरसा बरतानवी हुकूमत और जदीद तालीम के ख़िलाफ़ कायम किया गया था। इसने अपने तलबा को खालिस मजहबी तालीम दी। दारुल उलूम देवबंद में मुख्तलिफ़ पेशे भी सिखाए जाते थे ताकि इसके फ़ारिगुल तहसील का मतलब है कि जो यहाँ से तालीम हासिल करके फ़ारिग हो चुके। जैसे स्कूल में हम लोग एडमिशन लेते हैं, मैट्रिक के बाद हम लोग वहाँ से फ़ारिग हो जाते हैं, फिर आगे हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो इसी तरह वहाँ के फ़ारिगुल तहसील जो तालिब इल्म थे ना, ताकि उनको रोज़गार मिल सके। इन पेशों में ख़त्ताती, किताब बाइंडिंग और क्लॉथ वीविंग शामिल थे। इसका मकसद मुसलमानों की मजहबी, तालीमी और सकाफ़ती असासों का तहफ़्फ़ुज़ करना था। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नदवातुल उलमा लखनऊ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी बुनियाद किसने रखी थी और इसके मुंतज़िम कौन मुकर्रर हुए थे और इसमें किस किस्म की तालीम मुसलमानों को दी जाती थी। नदवातुल उलमा लखनऊ सैयद मोहम्मद अली कानपुरी ने 1894 में लखनऊ में नदवातुल उलमा की बुनियाद रखी। किसने बुनियाद रखी थी इसकी? सैयद मोहम्मद अली कानपुरी ने 1894 में इसकी बुनियाद रखी थी। वो इसके पहले मुंतज़िम मुकर्रर हुए। मुंतज़िम जो इस मदरसे को सारा होल्ड जिनके पास था, जो इसको चला रहे थे, वो कौन मुकर्रर हुए थे? सैयद मोहम्मद अली कानपुरी। मौलाना शबली नुमानी, आपने इनके बारे में उर्दू में भी पढ़ा होगा, और अब्दुल हक ने इसके कवायद व ज़वाबित तैयार किए। मौलाना शबीर का किरदार बहुत अहम था। ये तलबा को जदीद और रवायती तालीम देते थे। इब्तदाई सतह पर तलबा को साइंसी, अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ इस्लामी तालीमात भी पढ़ाई जाती थी। ये एक तालीमी और इस्लाही इदारा था। इसके फ़ारिगुल तहसील ने मुसलमानों की बहुत सी कीमती खिदमत अंजाम दी। इसके मशहूर फ़ारिगुल तहसील सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी थे। अलीगढ़ तहरीक जदीद तालीम के लिए थी। दारुल उलूम देवबंद मजहबी तालीम के लिए और नदवातुल उलमा जदीद और मजहबी तालीम दोनों के लिए था। इन दोनों में फ़र्क क्या था? हमने पिछला पढ़ा। दारुल उलूम देवबंद किसके लिए था? मजहबी तालीम के लिए। कि जो हम लोग आजकल जो आलिम बन रहे हैं ना, वो आप लोग कह लें कि वो जो दारुल उलूम देवबंद था ना, वो मजहबी तालीम के लिए था। और ये नदवातुल उलमा किस लिए था? जदीद और मजहबी तालीम दोनों के लिए था। दुनियावी तालीम भी और मजहबी तालीम भी। इसने मियाना रवि अपनाकर मुसलमानों की बड़ी खिदमत की थी। हमने दारुल उलूम को भी डिस्कस कर लिया है और नदवातुल उलमा लखनऊ को भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोगों ने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में कर लिए थे। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आ रहा है 4 एंड 5। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग कल के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद सर सैयद अहमद ख़ान ने 1886 में तालीम से लगाव पैदा करने के लिए मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की। इस कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक सियासी प्लेटफॉर्म फ्राहम किया, क्योंकि इनकी कोई सियासी जमात नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदुओं की कांग्रेस जमात थी, लेकिन मुसलमानों की कोई जमात नहीं थी। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सर सैयद ने एक सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया किया। जब भी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक्किद होता था, सफ़ीरों को सियासी और तालीमी समेत तमाम मसाइल पर बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
سر سید نے یہ احساس قائم کیا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ یہ ہمارا کویسچن نمبر 4 ہے۔ اس کی ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے، اب میں آپ کو پھر دوبارہ ایکسپلین کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن آتا ہے کہ رائٹ ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان۔ ہمیں اس میں پوچھا گیا ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات لکھیں۔ سب سے ہمارے سیکنڈ لیکچر میں ہم نے سارا سر سید احمد خان کا ڈسکس کیا تھا کہ کیسے سر سید احمد خان نے جدید تعلیم پر زور دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا جس میں طلباء کو انگریزی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 1862 میں ایک اور اسکول غازی پور میں قائم کیا۔ 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں قائم کی جو انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرتی تھی۔ پھر 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے عنوان سے ایک ہفتہ وار رسالہ شائع کیا۔ یہ سر سید احمد خان کی اہم کاوش تھی، یہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ اسے اردو اور انگریزی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس نے ہر قسم کے مضامین شائع کیے۔ سر سید احمد خان نے 1875 میں محمدن اینگلو اور اورینٹل MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی۔ 2 سال بعد اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ سر سید احمد خان نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کالج کی ذمہ داری سنبھالی۔ برطانوی حکومت نے عمارتوں کی تعمیر کے لیے 74 ایکڑ اراضی دی۔ کالج کے بعد پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد میں بہت سے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ MAO کالج کو 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ ساری خدمات سر سید احمد کی تھی۔ میں نے آپ کو پچھلے پریویس لیکچر میں ریڈنگ میں بھی سارا ایکسپلین کر دیا تھا، اب دوبارہ کر دیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کویسچن نمبر 4 اور 5 رن اچھی طرح کرنا ہے۔ اللہ حافظ کلاس۔